नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज लोकसभा में बैक टू बैक कई सारी इवेंट्स देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो लोकसभा के स्पीकर पे तौर पर ओम बिरला को नियुक्त किया गया और इसके बाद विपक्ष ने उन्हें जो है बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और इसके तुरंत बाद ओम बिरला द्वारा इमरजेंसी को लेकर उसकी निंदा की गई और 2 मिनट का मौन रखाया गया। जिसके बाद विपक्ष जो है इस मामले को लेकर हंगामा करने लगा। अब इसे लेकर ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि जब ओम बिरला को स्पीकर चुना गया तब भी विपक्ष के तरफ से किसी तरीके की, अगर आप कहेंगे कि कोई भी रिएक्शन या किसी तरीके का कोई अगर आप कहेंगे मनमुटाव देखने के लिए नहीं मिला। निर्विरोध जो है ये काम हो गया। किसी तरीके का हर्डल्स इन्होंने नहीं डाला, जिसके बाद भी सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि इन्होंने जानबूझकर कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर गेम का खुलासा एनडीए के सामने हो जाएगा कि इंडिया अलायंस में फूट पड़ चुकी है और वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। अब इसी बीच बीजेपी के सांसद और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बड़ी बात बताई है कि बता रहे हैं कि किस तरीके से संसद में वो मौजूद थे। इमरजेंसी का जब जिक्र हुआ, निंदा हुआ, उसके बाद जब इस तरीके से सारे लोग खड़े हो गए, कांग्रेस वाले लोग चिल्लाने लगे, तो राहुल गांधी कभी टीएमसी की तरफ देखते तो कभी अखिलेश यादव की तरफ देखते कि इन लोग में से कोई उठ रहा है या नहीं, कोई कुछ कह रहा है कि नहीं। और उसके बाद वो अपनी जगह पर ही बैठे रह गए, क्योंकि उन्हें जो सपोर्ट चाहिए थी वो उन्हें टीएमसी और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से नहीं मिली, जिसकी वजह से वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। जी हाँ, बीजेपी सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज 26 जून है। आज जब 18वीं लोकसभा चल रही थी और नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के दौरान जो बाधाएं थी उन सभी दिक्कतों को उजागर किया। आज से 50 वर्ष पहले जब प्रातःकाल भारत के प्रत्येक नागरिक को मालूम पड़ा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया है, तो उन्होंने बताया कि कैसे मीशा कानून से परिवर्तन करके नेचुरल जस्टिस को बाधित किया था। 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया, लगभग 22 कस्टेडियम डेथ हुए थे। जैसे ही ओम बिरला आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव रखते हैं, वैसे ही कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं और हो हल्ला करने लगते हैं कि यह अलोकतांत्रिक है। कौन सी इमरजेंसी? कांग्रेस के लोग भाग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए थे। राहुल गांधी उठे या ना उठे, चिल्लाए या ना चिल्लाए, वो एक बार अखिलेश को देखते, एक बार अपने लोगों को देखते। और ऐसी ही परिस्थिति जो है वहां देखने के लिए मिली है। कभी अखिलेश को देखते, कभी अपने लोगों को देखते, कभी टीएमसी की तरफ देखते। उन्होंने कहा कि ये परिस्थिति तब होती है जब आप अन्यायी होते हैं और न्यायवान दिखने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी, संविधान की पत्री खरीद कर लाकर हाथ में पकड़ने से संविधान नहीं बचता है। संविधान की पत्री के प्रति हृदय में सम्मान होने से संविधान जो है बचता है। और क्या कुछ संबित पात्रा इस दौरान कह रही हैं, जरा आप खुद सुनिए। लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन होता है और दूसरा अहम विषय है कि कैबिनेट का इंट्रोडक्शन होता है और कैबिनेट को साथ लेकर चलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने टीवी पर पूरा देश देख रहा होता है। तारीख वही है, 50 वर्ष पहले सदन के पटल पर बिना कैबिनेट के अनुमति के आपातकाल लगाया जाना, और वह भी इंदिरा गांधी जी द्वारा। आज यह जो पूरी प्रक्रिया हुई है, मुझे लगता है इसने सबको बहुत कुछ सिखाया है। निंदा प्रस्ताव लाया गया, ओम बिरला जी ने निंदा प्रस्ताव रखा। निंदा प्रस्ताव के दौरान उन्होंने इमरजेंसी के समय जो जो विघ्न बाधाएं थी, जो दिक्कतें थी, उन सब दिक्कतों को ओम बिरला जी ने उजागर किया। उन्होंने याद दिलाया कि किस प्रकार से मीसा कानून में परिवर्तन करके नेचुरल जस्टिस को बाधित किया गया था, हजारों लोगों को किस प्रकार जेल में डाला गया था। और मैं बता दूं, 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया था, लगभग 22 कस्टोडियल डेथ्स हुई थी। और जिन लोगों को जेल में डाला गया था, आप तो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और जो हमारे जनसंघ के लोग थे, नेता थे, उनके नाम से आप अवगत हैं। मगर आप कई लोग जानते हैं कि चरण सिंह जी भी जेल में थे, मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे, लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे, देवीलाल जी भी जेल गए थे, एम करुणानिधि भी जेल गए थे, एमके स्टालिन भी जेल गए थे, शरद यादव भी जेल गए थे। और सामने ही बैठे हुए थे आज ट्रेजरी बेंच के सामने श्री टीआर बालू,
जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा था, निर्वाचन के पश्चात टीआर बालू साहब भी जेल गए थे इमरजेंसी में। विडंबना देखिए, जैसे ही निंदा प्रस्ताव इमरजेंसी के ऊपर ओम बिड़ला साहब रखते हैं, तुरंत कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं, हो अल्लाह शुरू कर देते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये उचित नहीं है, काहे का इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी, हाय हाय तौबा तौबा, सब शुरू हो जाती है। वेल के तरफ कांग्रेस के एमपी भागते हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं भी देख रहा था आश्चर्य से कि कांग्रेस के सारे लोग तो भाग रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी के लोग सब बैठे हुए हैं। राहुल गांधी बगल में बैठे हुए हैं और ठीक उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, बीच में टीआर बालू बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी को मैं देख रहा था, राहुल गांधी जी उठे या ना उठे, चिल्लाएं या ना चिल्लाएं, वो एक बार अखिलेश जी को देखे, एक बार अपने लोगों को देखे। सारे लोग उनके खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, वो उनको देखे, फिर अखिलेश जी को देखे, फिर टीआर बालू जी उनके बगल में ही है। दादी माँ ने क्या किया था टीआर बालू जी का, तब राहुल जी को याद आ जाए। फिर पीछे देखे तो टीएमसी वाले नजर आए, समाजवादी पार्टी वाले नजर आए। राहुल जी कभी खड़े होने की कोशिश करे, फिर दबा के अपने आप को बैठ जाएं। ये परिस्थिति इंडी अलायंस की आज जो हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ये तभी होती है जब आप अन्यायी होते हैं, अन्याय का साथ देते हैं और बड़ा न्यायवान दिखने का प्रयत्न करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी न्यायवान दिखने का प्रयत्न कर रही थी। कैसे? संविधान की प्रति खरीद के लाकर हाथ में पकड़ रही थी और संविधान बचाओ के नारे लगा रही थी। राहुल जी, संविधान की प्रति खरीद के लाके हाथ में पकड़ने से संविधान नहीं बचता है। संविधान के प्रति हृदय में सम्मान होने से संविधान बचता है। 42nd अमेंडमेंट क्या था? 38, 39, 40, 41st and 42nd amendment. These were the amendments which were made in the Constitution of India during emergency by Srimati Indira Gandhi. What was the 42nd amendment? 42nd amendment was the worst amendment ever made to the Constitution of India, in which all the powers of Supreme Court were repealed, in fact. Supreme Court was stripped of many of its powers. Supreme Court could not review if there was anything against the fundamental rights of the citizens of India. सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इलेक्टरल जो पिटीशंस होते हैं उन पे सुनवाई नहीं कर सकती थी। प्रेस फ्रीडम को गड्ढे में डाल दिया गया था। आप सबको याद होगा कि उस समय कोरा सिस्टम, जो कोरम होता है, कोरम, पार्लियामेंट को बैठने के लिए और बिल पारित करने के लिए एक कोरम होता है। इतने लोग होंगे तभी जाके किसी बिल पे चर्चा हो पाएगी और वो जाके कानून बनेगा। असेंबली में भी कोरम होता है। 42nd अमेंडमेंट कैंसल्ड द कोरा। एक भी व्यक्ति अगर सदस्य मौजूद है और उसकी इच्छा है कि हम संविधान को बदल सकते हैं, तो वो एक सदस्य संविधान को बदलने की क्षमता रखता था। दे फिनिश द कोरा सिस्टम। आप देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे जो हार्ड मांस के शरीर में एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, उसके चारों तरफ हार्ड मांस का ये शरीर है। ठीक उसी प्रकार भारत के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। उसके चारों तरफ भारत का संविधान है। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इन्वेंटेड। We can do away with the basic structure of the Constitution. संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ा जा सकता है, यह पहली बार इंदिरा गांधी जी ने कहा था और यह 42nd अमेंडमेंट में रिफ्लेक्ट करता था। जो लोग भारत के संविधान को हाथ में पकड़ करके कल शपथ ले रहे थे और संविधान बचाओ के नारे लगा रहे थे, आज वो असमंजस में दिख रहे थे। जब समाजवादी पार्टी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, टीएमसी के कार्यकर्ता और सांसद उनका साथ नहीं दे रहे थे, ये परिस्थिति आज सदन के अंदर देखने वाली थी। जब
माननीय ओम बिड़ला जी ने कहा कि जो लोग जेल गए थे और जिन परिवारों की क्षति हुई, जिन लोगों ने दूसरे स्वतंत्रता के युद्ध में भारत को स्वतंत्रता दिलाया, उन सब परिवारों के प्रति हम संवेदनशीलता दिखाएंगे। उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन रखते हुए खड़े होंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप देखिए, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सदस्य जो लगभग वेल तक आ गए थे, वो तभी भी हुड़दंग मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, मगर समाजवादी पार्टी के लोग खड़े थे, टीएमसी के लोग शांति से खड़े थे, डीएमके के लोग खड़े थे। इन सब को खड़े देख राहुल गांधी को भी अंततोगत्वा खड़ा होना ही पड़ा, असमंजस में कि करूं भी तो क्या करूं। सत्ता की भूख, याद रखिए, उस समय भी इंदिरा गांधी के मन में सत्ता की भूख। 1971 में करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया था और इंदिरा गांधी केस हार गई थी, तब अपने सत्ता के भूख के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश पर इमरजेंसी आपातकाल लगाया था। और यही सत्ता की भूख राहुल गांधी और गांधी परिवार का आज इंडी अलायंस को डगमगा रहा है। जानते तो राहुल गांधी भी है कि गलती तो दादी ने की है, हमारे परिवार ने किया है, मगर असमंजस, क्योंकि सत्ता किस प्रकार से मिले केवल ख्याल उसी का है। जैसा कि आपने सुना, संबित पात्रा जो है काफी कुछ कहते नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके का माहौल वहां पर था, जहां पर इन्हें समर्थन नहीं मिल रहा था। इमरजेंसी के दौरान क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से माहौल इमरजेंसी के दौरान भी देखने के लिए मिला है। काफी एक दुखद जो आप कहेंगे स्थिति थी उस वक्त में, किस तरीके से जो है लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया गया था, खत्म करने का प्रयास किया गया था। कहा कि उन्होंने कि ये चीज़, ये दर्द जो है, ये समाजवादी पार्टी या उस वक्त जो है उनके जो सहयोगी है, उन्होंने भी इमरजेंसी का दर्द झेला है। और यही कारण है कि जब इमरजेंसी को लेकर इनके कांग्रेस के लोग हो हल्ला कर रहे थे, तो ना समाजवादी पार्टी उठने को तैयार, ना टीएमसी के लोग उठने को तैयार, क्योंकि उन्होंने भी उस वक्त उस चीज़ को, उस व्यवस्था को देखा है। और यही कारण है कि राहुल गांधी वहाँ अकेले पड़ गए। राहुल गांधी को समझ नहीं आता कि वो उठे रहे कि बैठे रहे। राहुल गांधी जो है समझ नहीं आता कि वो आगे जाए या फिर रुक जाए। राहुल गांधी जो है चुपचाप वहां बैठकर सारी चीजें जो है देख रही हैं, समझने का प्रयास कर रही हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि किस तरीके से संविधान की पत्री से जो है सिर्फ प्रति हृदय में अगर सम्मान ना हो, सिर्फ उसकी पत्र दिखाने से संविधान नहीं बचता। क्या कुछ और कह रही संबित पात्रा जी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। आज आप जानते हैं 26 तारीख है, 26 जून है। स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज से 50 वर्ष पूर्व जब भारत उठा था, प्रातःकाल, तब भारत के प्रत्येक नागरिक को मालूम पड़ा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने देश में इमरजेंसी अर्थात आपातकाल लगाया था। और आप देखिए विडंबना कि आज 26 तारीख को 18वीं लोकसभा चल रही होती है और माननीय ओम बिड़ला जी दोबारा चुन करके, निर्वाचित होकर स्पीकर बनते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित होकर स्पीकर का निर्वाचन होना, जनरली हम इन विषयों में हमेशा कंसेंसस देखते हैं, मगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर ओम बिड़ला जी दोबारा स्पीकर बनते हैं, वाचस्पति बनते हैं। वाचस्पति के कुर्सी पर बैठने के पश्चात उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप अपने मंत्रिमंडल से तारुफ, इंट्रोडक्शन कराइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से इंट्रोडक्शन कराते हैं, अपने कैबिनेट से इंट्रोडक्शन कराते हैं, और उसके पश्चात हमारे स्पीकर, वाचस्पति, उन्होंने इमरजेंसी के विषय में कहा। इसमें कोइंसिडेंसेस क्या क्या है देखिए। 26 तारीख का कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है कैबिनेट का। जब 50 वर्ष पहले 26 तारीख को प्रातःकाल भारतवर्ष को पता चला था कि इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया है, उस समय आपको जान के आश्चर्य होगा, केवल भारतवर्ष को ही आश्चर्य नहीं हुआ था, इंदिरा जी के कैबिनेट को भी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि इंदिरा जी के कैबिनेट को भी मालूम नहीं था कि आपातकाल लगा दिया गया है। 25 और 26 के मध्य रात्रि के आसपास चिट्ठी भेज करके इंदिरा गांधी जी ने बिना अपने कैबिनेट के सहमति के
उन्होंने राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाए थे। अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई और पोस्ट फैक्टो उस रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया, जिसके विषय में आज ओम बिड़ला जी ने बताया कि पोस्ट फैक्टो पाप करने के बाद उस पर मोहर लगवाने का काम इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट से कराया। लोकतांत्रिक तरीके से स्पीकर का चुनना, सारे कन्वेंशन को ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्यों द्वारा कल अपील करने के पश्चात भी कि कन्वेंशन नहीं है, स्पीकर पे इलेक्शन नहीं होता है, चलिए मिलके चलते हैं। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से संबित पात्रा ने जो पूरी बात अपनी रखी है, सारा कुछ उन्होंने उस वक्त का बताया है, सदन का हिस्सा बताया है, इमरजेंसी को लेकर उन्होंने चीजें जो है कही है और सब कुछ जो है सामने रखा है कि कांग्रेस जो है आज इसको लेकर नकार रही है, लेकिन एक ऐसा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वह इस मामले को लेकर चिराग पासवान का भी बयान सामने है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान जी ने, जरा सुनिए। देखिए, पहली बात तो खैर स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। आजादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। जैसा कि आपने चिराग पासवान को सुना, उन्होंने भी यही कहा है कि ये न लोकसभा स्पीकर पद को लेकर ये कुछ बयान दे रहे थे या उन्होंने इसके अगेंस्ट नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि नंबर गेम का खेल हो जाएगा। उन्हें पता था कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी शायद उनका समर्थन ना करे और यही कारण है कि उन्होंने इस चीज से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपने को इस चीज से बैकफुट पर रखने के लिए ये सारी चीजें जो है की और उसके बाद ये जो है बैकफुट पर आ गए। वहीं आपको बता दें कि मिस्टर सिन्हा लिखते हैं कि जो है इंडिया अलायंस में गठबंधन में यही एक कहीं ना कहीं फूट का कारण बता रही है, क्योंकि जब रेजोल्यूशन रखा गया इमरजेंसी के खिलाफ, जब वो लोकसभा में पास हो रहा था, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया और चुपचाप वहां बैठे रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी के विक्टिम्स वो भी हैं और इसी वजह से उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने संबित पात्रा को भी सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं, चिराग पासवान को भी आपने सुना, एक बार सीपी जोशी भी सुनिए आप क्या कुछ उनका भी कहना है। कि लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन 25 तारीख, जिस दिन जिस प्रकार से लोकतंत्र को रोंदा गया, मैं सोचता हूं आने वाली पीढ़ी को भी याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से सत्ता के लिए कुछ लोगों ने, राजनीतिक दल के लोगों ने, उस समय कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगा दिया, अखबार और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, बिजली बंद कर दी गई, लोगों को जेल में ठूस दिया गया। और ये जो संविधान के रक्षा की बात करते हैं, उन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी के समय एनडी की जब चेयरपर्सन थी, तब कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां एक वोट के लिए भी किसी वोट को मैनेज नहीं किया और त्याग पत्र देकर फिर से जनता के बीच में चले गए। एक ऐसी आदर्श पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो आज सभी माननीय सांसदों ने लोकतंत्र के इतिहास के वो काले दिन को याद किया है और जिन लोगों ने दिन इस देश को दिखाया उन लोगों को भी स्मरण, और जिन लोगों को जेलों में 19 महीने रहना पड़ा, ऐसे कई लोग आज हैं, कई लोग नहीं हैं, उन सबको स्मरण करने का भी दिन है। आज स्पीकर का चुनाव हुआ, ओम बिरला जी राजस्थान के सांसद हैं, उनको चुना गया। देखिए, पूरे राजस्थान में आज खुशी की लहर है, हर जिले में लोग खुशियां मना रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान का होने के नाते और उन्होंने देश भर में संसद का गरिमापूर्ण अपना कालखंड पहला पूरा किया और उनके अगुवाई में दूसरा कालखंड भी एक इतिहास बनाएगा। कि आपने सीपी जोशी को भी सुना, तो लगातार जो है इमरजेंसी को लेकर बवाल देखने के लिए मिल रहा है और सत्ताधारी यानी बीजेपी और एनडीए जो है लगातार कांग्रेस को इस मामले को लेकर निशाना बनाती नजर आ रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।
धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग, जिसने निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, दूर दराज के इलाके में एक मत को भी मतदान करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले एक दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ी है। इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। 18वीं लोकसभा हमारे रचनात्मक चिंतन एवं नूतन विचार की सभा होनी चाहिए, जिसमें उच्च कोटि की संसदीय परंपरा स्थापित हो, पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति की अभिव्यक्ति हो, देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ये संकल्प काम करे। माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर मेरे पूर्वतन पीठासीन अधिकारी को भी स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता से इस सदन की दक्षता को, इसकी मर्यादा को, इसकी परंपरा को, इसकी गरिमा को प्रतिष्ठा देने का पूरा प्रयास किया। मुझे भी 5 वर्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में ये गौरव प्राप्त हुआ। मैंने कोशिश की कि सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। मुझे खुशी है कि सदन की प्रोडक्टिविटी भी उच्चतम रही और संसदीय परंपराओं और परिपाटियों का भी हमने उच्च प्रतिमान स्थापित किया। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुन के आए। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन के नियमों, परंपराओं, परिपाटियों का
गहन अध्ययन करेंगे और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के अनुभवों का लाभ उठाकर शेष संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे। माननीय सदस्यगण, संसद के इस नए भवन में कई ऐतिहासिक कानून भी पारित हुए, ऐतिहासिक निर्णय भी हुए, जिसका बरसों तक हम इंतजार कर रहे थे। महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक वो पारित हुआ और हमने उसको नेतृत्व में भागीदारी देने का निर्णय किया। उसके साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए। ये वर्ष हमारे संविधान निर्माण की यात्रा का 75 वर्ष है। मैं संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वाले उन सभी मनीषियों को नमन करता हूं, जिन्होंने दलगत भावनाओं से, निजी विचारधाराओं से ऊपर उठकर प्रत्येक बिंदु पर गहन अध्ययन, विचार विमर्श, चर्चा, संवाद कर एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी हमारा मार्गदर्शक है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी हम महान संविधान निर्माताओं को स्मरण करते हुए राष्ट्र हित में, लोक कल्याण में ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक कल्याण हो सके। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को का धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस दशक के अंदर संविधान दिवस मनाने की श्रेष्ठ परंपरा शुरू हुई। संविधान पर चर्चा हुई, डिबेट हुई और साथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारियों में सभी राज्य के पीठासीन अधिकारियों को कहा कि वह अपने अपने राज्य में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी युवा पीढ़ी संविधान को जाने, संविधान को समझे और संवैधानिक कर्तव्यों को और दायित्वों को निभाते हुए देश के विकास में सक्रिय योगदान दे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूं। ये संसद सभी पक्षों के विचार वाली सभा है। सभी पक्षों के विचार यहां पर आने चाहिए। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अलग अलग विचारधारा से चुनकर आते हैं, लेकिन विचारधाराओं के बाद भी देश सबसे सर्वोपरि है। मुझे आशा है कि अपने अपने दल की विचारधारा और जिन मुद्दों पर असहमति होगी, आप जोर से असहमति व्यक्त करेंगे। जहां पर आपको विधेयक पर सकारात्मक रूप से चर्चा करते समय सुझाव देंगे, सरकार से भी अपेक्षा रहेगी मेरी कि उन सुझावों को शामिल करें। पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन चलता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यही है कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी सहमति से सदन चले। मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं सबकी सहमति से सदन चलाऊं। एक दल का व्यक्ति हो, उसको भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, क्योंकि देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और मैंने कोशिश की पिछले कार्यकाल में कि पहले सत्र में सभी मान्य सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। जो मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते थे, उनको भी आग्रहपूर्वक बुलाया और उन्होंने अपनी बात को रखी। मैं कोशिश करूंगा कि उसी भावनाओं से आप सबका मत
विचार सदन में आए और मैं निष्पक्ष रूप से सदन का संचालन कर सकूं। लेकिन मेरी अपेक्षा रहेगी कि निर्बाध रूप से सदन चले, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। हम सब लोग यहां पर चुनकर आते हैं और जनता की बहुत अपेक्षाओं से चुनकर आते हैं। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। सदन में आलोचना हो, विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। बेल में आना सदन की परंपरा नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो संसदीय मर्यादा है उसके पालन करने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और मैं उसका पालन करूंगा। मैं कभी माननीय सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब भी ये चाहते हैं कि सदन की उच्च कोटि परंपरा प्रपाटियां लागू रहे। इसके लिए मुझे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरी इस 18वीं लोकसभा में अपेक्षा रहेगी कि हम सब लोग बहुत अच्छा संवाद करें, उच्च कोटि की संवाद करें, चर्चा करें। जैसा इस सदन की परंपरा रही है कि यहां पर उच्च कोटि की संवाद चर्चा हुई है, मेरी कोशिश रहेगी कि उसी तरीके की चर्चा संवाद हो, क्योंकि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं फंगन सिंह जी पुलिस्ते का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं लोकसभा के महासचिव, सचिवालय के सभी कर्मचारियों की समर्पित सेवा के लिए उनको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं जो विचार आपने व्यक्त किए हैं हम सब मिलकर इस 18वीं लोकसभा की सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।